निश्चित रूप से हम विधानसभा के चुनाव तो हो लिए, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो कुछ रिजल्ट देंगे आम लोगों को, कहेंगे देखिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद क्या कुछ किया, इसलिए हमको 25 सीटें जिताओ। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। श्याम सुंदर जी, आपने कहा कि भरतपुर के हैं भजनलाल जी, यूपी के करीबी हैं, और मीडिया इस बात को भी रेखांकित कर रहा है कि भाई वो ब्राह्मण हैं, और इस समय बीजेपी का ब्राह्मण फेस मिसिंग था। और यूपी में ये कहा जाता है कि साहब योगी आदित्यनाथ के शासन चलाने का जो तरीका है उससे यहाँ बीजेपी के ब्राह्मण कार्यकर्ता और नेता दुखी हैं। तो क्या भजनलाल शर्मा जी का उपयोग बीजेपी पार्टी जो है वो यूपी में जो ब्राह्मण समुदाय दुखी है और वो ब्रज के रहने वाले हैं उनको साधने में करेगी, कर सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उसका ऑरा तो चेंज हो जाता है। जो पिछली लाइन पे बैठता था वो आगे फ्रंट पे बैठेगा, तो एक चेंज तो आता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्गदर्शन मंडल में यदि हम मुरली मनोहर जोशी की बात करें या आडवाणी जी की बात करें या बाकी लोगों को भी आपने साइडलाइन करके बिठाया ना उनको, और फिर मोदी जी ने करके दिखाया, और फिर 9 साल में जिस तरह से देश के नहीं, वो तो पूरे विश्व के नेता बनने की स्थिति में आ गए। तो देखिएगा, राजस्थान में जिस प्रकार का निश्चित रूप से बदलाव है, हरदेव जोशी के बाद ये बने हैं, और निश्चित रूप से देखिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि हमारे यहाँ 5,62,000 करोड़ का कर्जा है। ये बड़ा कर्जा हम कह सकते हैं कि, और अब पहली कैबिनेट की बैठक में हमको पेट्रोल और डीजल पर पूरा राज्यों के पास वाले, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि हरियाणा, यूपी और इस तरह से मध्य प्रदेश के तीनों राज्यों में जिस तरह से 97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो ये पहला डिसीजन तो हमको कैबिनेट में यही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम पहली बैठक में ये फैसला करेंगे। हाँ, 107 रुपए उन्होंने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो ये फैसला अगर मुख्यमंत्री जी करेंगे, भजनलाल जी करेंगे भी निश्चित रूप से, तो अब हमारे राज्य में पैसा कहाँ से आएगा, ये तो एक समस्या खड़ी होगी। और देखिएगा, मौजूदा स्थिति में हम आज की स्थिति में देखिएगा, चिरंजीवी योजना चल रही थी, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे, स्थिति कभी भयंकर स्थिति बनी हुई है। RUHS जैसे सरकारी कर्मचारियों के लागू किया, अब आयुष्मान योजना तो आप 1 साल बाद ही लागू कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रीमियम अगर भर रखा है तो उस योजना को तो चलाना पड़ेगा, बाद में आप परिवर्तित कर सकते हो। लेकिन जिस प्रकार की देखिएगा कि एक और चुनौती है कि आपको भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपने घोषणा की SIT के गठन करने की बात कही है, तो SIT का गठन लोकसभा चुनाव से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपको संदेश देने का काम दोनों चीजों देना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव नजदीक है। देखिए, लोकसभा का चुनाव वसुंधरा जी के कारण से नहीं जीता जाएगा। जब विधानसभा का चुनाव भी वसुंधरा जी को नहीं फ्री हैंड दिया गया कि आप अपना प्रचार करो और जीतो, और इस बार पहली बार मैंने देखा कि वसुंधरा जी अपने लोगों तक प्रचार करने गई, दूसरे के लोगों को प्रचार करने नहीं गई, ये पहली बार देखने को मिला। तो जब देखिए, चैलेंज करके मोदी जी ने कहा था कि हम रखेंगे तो सही आपको, लेकिन वो चीज नहीं देंगे जो आप सोच रही हो। और जिस प्रकार से उन्होंने दिखावा किया कि भाई मेरे पास इतने 70 विधायक मिलने आ चुके और सारी बातें हो गई, तो ये सब बातें अंकित करती है कि आप किस प्रकार का माहौल देना चाहते थे। प्रधानमंत्री और अमित शाह की रणनीति में 2018 में वसुंधरा जी अपनी सरकार को बचा पाने में सक्षम नहीं हुई थी। ये संगठन के महामंत्री थे, जब भी संगठन के महामंत्री के रूप में देखा कि सरकार के रहते हुए कैसे चुनाव हारा, और सरकार का नहीं रहते हुए चुनाव जीतने की नीति में भी ये शामिल थे, और अभी तो ये उपाध्यक्ष बन गए। तो जो और देखिएगा कि हमारी जो महत्वपूर्ण बैठकें होती थी उसमें ये मौजूद रह करके निश्चित रूप से अमित शाह और JP नड्डा के करीब होने के कारण सूचनाएं वहां तक भेजने का काम किया है इन्होंने। और देखिए, आज भी जिस तरह से JP नड्डा की तो बात नहीं करता, मैंने अमित शाह ने गुजरात के कई लोगों को कितना बड़ा बनाया, और देखिए हमारे राजस्थान के लोगों को, ओम बिरला को अगर ढूंढ कर ले जाने का काम किया तो किसने किया? अमित शाह ने किया। अमित शाह ने बहुत सारे लोगों को, इतने ऐसे छोटे छोटे लोगों को इतना बड़ा कुछ बना दिया। तो देखिएगा, आज आपकी राज्यपाल है वो कहाँ से आती है? वो भी तो वहीं से आई थी। मोदी जी की जो उत्तराधिकारी बनी थी उसके बाद वो आपके यहाँ ले आए, क्योंकि मोदी जी आपके यहाँ जो योगी जी की सारे चीजों को रखवाला और कान में सुनने की बात करने की जानकारी देने वाली तो
है आपके राज्यपाल देती भी होंगी हालांकि निश्चित रूप से। कहते हैं कि आनंदीबेन के और अमित शाह जी के नहीं, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं अमित है। शाह और उनके बीच में संबंध, अमित शाह डरते हैं तो आनंदीबेन से डरते हैं। वो तो मैं तो अमित शाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। आपके नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में तो है आनंदीबेन। और देखिए हाँ, आनंदीबेन को खुद उनके तो दायित्व, विश्वास पात्र हैं वो, बिल्कुल। अरे वो खुद जब अगर प्रधानमंत्री बने थे तो कोई व्यक्ति अपना उत्तराधिकारी बना के आता है तो कमजोर को नहीं बनाता है। वो जानते थे कि अमित शाह को तो बाद में लाऊंगा मैं, फिर उसके बाद ही तो देखिए उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाने के लिए सुनील बंसल और ये दोनों लगे थे ना, और हमारे ओम माथुर भी आए थे। तो जिस प्रकार राजस्थान निश्चित रूप से आपके प्रदेश को बहुत कुछ देता है, और अशोक गहलोत ने भी बहुत दिन तक राजनीति की तो आपके यहाँ की ना पूरी पूरी सारे के सारे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश और हमारा नाता पुराना है, और ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश को नहीं पहचानते, उत्तर प्रदेश हमको नहीं पहचानता। ये तो क्योंकि ब्रज के इस क्षेत्र के व्यक्ति बने हैं, तो निश्चित रूप से आपका तो बिल्कुल नजदीकापन है। भरतपुर और यूपी में तो कोई ज्यादा 18 किलोमीटर का अंतर है, खाली केवल थोड़ा सा दूर है, उसके बाद आ जाता है ब्रज का क्षेत्र। तो निश्चित रूप से हमारा आपका संबंध अच्छा रहे बने, और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी सफल हो। और हाँ, क्योंकि जो कर्जा और जो स्थितियां आज है हमारे राजस्थान में, निश्चित रूप से अभी सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। जो हमने इसके देखिएगा ओपीएस लागू तो कर दी थी, लेकिन केंद्र से हम 45 लाख करोड़ लेके नहीं आ पाए थे। लेकिन ये इनका 1000 करोड़ रुपया हमारे पास इकट्ठा हुआ, हमने उसका उपयोग कहीं दूसरी जगह कर लिया। तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी नए बने हैं, तो देखिएगा निश्चित रूप से नया चीफ सेक्रेटरी हमारे यहाँ बनने वाला है, क्योंकि 31 दिसंबर को उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनका 6 महीने बनाया था अशोक जी ने, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद नए हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन बनेंगे, इसमें से 3 व्यक्तियों का नाम है। एक सुधांशु पंत है जो लखनऊ के रहने वाले हो, आपको भी पता हो, वो सुधांशु पंत आईएएस लखनऊ से। और उसके अलावा अगर बात करें दूसरे व्यक्ति करें तो रोहित कुमार सिंह है, वो भी यूपी से, बनारस के रहने वाले हैं, तो वो भी यूपी से। और तीसरा है संजय मल्होत्रा, वो निश्चित रूप से कहीं और के होंगे। तो संजय मल्होत्रा जो फाइनेंस में काम करने वाले हैं, उनको ला करके मुझे लगता है कि वो बना सकते हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है तो संजय मल्होत्रा को हो सकता हो उनको ला करके दिया जाए, क्योंकि अब हम राजपूत को या किसी और को बनाएंगे तो पंथ को बनाएंगे तो एक जातिवाद का भी थोड़ा ढेरा लग जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनको लाकर, और मुख्य सचिव भी बदला जाएगा, और क्या डीजीपी भी बदला जाएगा, वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को रिप्लेस करेगा। और मुख्य सचिव और डीजीपी तो नॉर्मली बदले ही जाते हैं, जब सरकार बदलती है तो बदलते ही हैं। नहीं, कई बार क्या है कि विधानसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव तक नहीं बदले, क्योंकि हमारा टाइम ही पूरा हो रहा है। 31 दिसंबर को टाइम पूरा हो रहा है। हमारे यहाँ से जो गए थे दुखी होकर के, जल जीवन मिशन से दुखी होकर के सुधांशु पंत गए थे, मानी नहीं थी बात, वो वहां गए थे। तो अब देखिएगा जो जांच का दायरा, अब देखिए मैं तो मान के चला पहली कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल का भाव कम हो जाएगा और एसआईटी का गठन होकर के निश्चित तौर पर वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई कोर्ट करेगा, हम केवल उनको बना करके दे देंगे। एक्ट के तहत एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये माथुर आयोग की तरह नहीं बननी चाहिए। पहले माथुर आयोग बना था, बिना एक्ट के बना दिया, हाईकोर्ट ने उसको रिक्वेस्ट कर दिया। तो एसआईटी का गठन भी हो तो एक्ट के तहत हो, विधानसभा में प्रस्ताव ला करके ढंग से किया जाए, तो फिर जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं, जिस तरह के सारी चीजें सामने आई थी, वो सामने आना चाहिए, फिर हकीकत सामने आना चाहिए। फिर आपको ये डरना नहीं चाहिए कि हमारा क्या होगा। आपका वही होगा जो सच्चाई सामने ला करके जनता को बताने का प्रयास करोगे, जब तो आप लोकसभा में 25 ये एसआईटी का गठन क्या वसुंधरा राजे के बारे में जो सचिन पायलट कह रहे थे, उन आरोपों के लिए होगा? नहीं, ये मैंने कब कहा? आप तो उसको, अरे वो जो, अरे जल जीवन मिशन का आपने कहा ना कितने करोड़, लाल डायरी का जो कहा ना सारी बातें, प्रधानमंत्री जी सब कह के गए थे। वसुंधरा जी वाली बात को तो देखिए, वसुंधरा जी वाली बात को तो अभी मुख्यमंत्री देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री की भी जांच नहीं होगी, जो गलत काम हो गए उसकी जांच होगी। जी जी, जो गलत काम हो गए उनकी जांच होगी, और वो जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। अब देखिए अशोक गहलोत ने तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सब चीजों को सही बता दिया, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, जो खान हुई थी उनको हमने वेरीफाई कर दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी की जांच नहीं करनी है, जो घोटाले जो गलत काम हुए उसकी जांच करनी है। आप उसको अदरवाइज लेकर के नहीं, मैं समझ रहा था कि नहीं, तो अब ये एसआईटी का गठन की जो बात हुई है, संकल्प पत्र में बाकायदा स्पेसिफिक चीजें बताई गई है कि क्या क्या जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है। निश्चित रूप से जहां पर आपको पाइपलाइन डालनी थी, पाइपलाइन नहीं डली, पाइपलाइन का साइज अलग था, जिसका वो हुआ, उसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है, व्यापक पैमाने का घोटाला है।
इसलिए उसको उजागर करना है, जिसमें एसीडी और एसीबी की सब कार्रवाई चल रही है। और अभी हाल ही में देखिएगा, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अखिल अरोड़ा, उसके खिलाफ एसीडी ने जांच करने की अनुमति मांगी है। तो ये सब चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और अभी देखिए हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, जो आपको जलदाय विभाग भी संभालते थे और वो करते थे, उनके जमाने में क्या कुछ हुआ, तो ये सब जांचों का विषय तो सामने है। और उसी जांच कराने के बाद निश्चित रूप से हम विधानसभा के चुनाव तो हो लिए, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो कुछ रिजल्ट देंगे आम लोगों को, कहेंगे देखिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद क्या कुछ किया, इसलिए हमको 25 सीटें जिताओ।